हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज से हमारी जो मध्य प्रदेश जीके की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये हम क्लास करने वाले स्पेशली मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। और साथ में ये वन विभाग में भी आपको काम आने वाली है। तो ये जो वीडियो रहेगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है। और इसमें सामान्य परिचय हम करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, ये हमारी रेगुलर क्लासेस आज से स्टार्ट हुई है। ये कंटिन्यू 8 से 10 वीडियो के अंदर हम आपका मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहिए। और साथ में देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि मैप के थ्रू पढ़ें, क्योंकि मैप के थ्रू ही बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी दिन हम मनाते हैं का राज्य गठन दिवस, ठीक है। और इसी के साथ देखिए, मध्य प्रदेश का जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो बना है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को जो बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, ये कौन से नंबर का राज्य बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ बनाया था 26 नंबर का राज्य बनाया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग करके। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया था मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान का स्वरूप। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं राज्य का नामकरण। राज्य का नामकरण जो है मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया गया था, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया था। और इसको स्पेशली जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नाम दिया था, इसका नामकरण किया गया था। अब इससे पहले आगे पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के गठन से पहले मतलब ब्रिटिश के टाइम किस तरह का मध्य प्रदेश हमारा हुआ करता था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा मध्य प्रदेश जो है 1947 और 1956 के बीच में किस तरह से स्वरूप में था, किस तरह से हमारा मध्य प्रदेश दिखता था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इससे पहले हम पास्ट में और चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। तो आपको पता है कि महाकाव्य समय ये मिलता है कि महाकाव्यों के ज़माने में और बहुत ही पौराणिक समय में मध्य प्रदेश का क्या नाम हुआ करता था, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में महाकाव्यों से ये हमें जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश का पौराणिक समय में नाम हुआ करता था दक्षिणावर्त चेती, ठीक है। एक दक्षिणावर्त चेती नाम से भी मध्य प्रदेश को बोला जाता था, ठीक है। और दूसरा था आपका दक्षिण कौशल। दक्षिणावर्त चेती नाम से मध्य प्रदेश को पहले जाना जाता था, ठीक है। दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ चेती नाम से। और उसके बाद दक्षिण कौशल नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है, दक्षिण कौशल नाम से। और अवंती नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता था। ये जानकारी हमें महाकाव्यों से मिलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश को पास्ट में इस नाम से जाना जाता। अब हम बात करते हैं कि 1947 के बाद से, देश को आज़ाद होने के बाद से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश किस स्वरूप में था, मध्य प्रदेश कैसा दिखता था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश उस समय का। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। स्टेट ए, जिसको हमने बोला पार्ट ए, स्टेट बी, जिसको हम बोलते थे पार्ट बी, और स्टेट सी, पार्ट सी, ठीक है। या हम इसको इसके स्टेट सी भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टेट ए में जो आता था हमारा मध्य प्रदेश का, वो ये वाला भाग आता था, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, ये भाग आता था स्टेट ए में। अब हम देखते हैं स्टेट ए में ये वाला भाग आया, स्टेट बी में इधर का भाग आया, ठीक है, और स्टेट सी में ये वाला भाग आया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या था। तो 1947 से लेकर 1956 तक, जब तक हमारे मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश का नाम था CPN बरार नाम से मध्य प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोविनेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टेट ए में कौन कौन सा एरिया आ जाता था? सेंट्रल प्रोविनेंस, बरार, छत्तीसगढ़ का एरिया और बघेलखंड का एरिया। देखिए, ये यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ का एरिया आ गया, ठीक है, CPN बरार, ये पूरा एरिया मिला के ये हमारा पार्ट ए में था, स्टेट ए में था, जिसकी राजधानी थी नागपुर, ठीक है। महाराष्ट्र का जो वर्तमान में हमारा महाराष्ट्र में गया हुआ है नागपुर का एरिया, वो एरिया मध्य प्रदेश में आता था और वहाँ की राजधानी थी नागपुर, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ के जो प्रमुख थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे, ठीक है। पार्ट ए आपको याद रखना, पार्ट ए के जो प्रमुख थे वो रविशंकर शुक्ल थे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में देखिए 25 रियासतें मिलाई गई थी और जिसकी राजधानी बनाई गई थी इंदौर और ग्वालियर। तो ये देखिए, यहाँ पे पार्ट बी का एरिया है, इसमें 25 रियासतों को मिलाया गया था,
तो इसमें जो राजधानी थी वो इंदौर और ग्वालियर। अब इंदौर और ग्वालियर दो राजधानी इसलिए बनाई गई थी, देखिए 6 महीने के लिए इंदौर बनाई गई थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर। तो इंदौर में आप सभी को पता है कि इंदौर के उस समय राजा थे होलकर और ग्वालियर में सिंधिया थे। तो इनका थोड़ा सा सम्मान इनका बना रहे, इस वजह से इनको थोड़ा डिमांड थी, तो इनको 6 6 महीने के यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रमुख बनाए गए थे वो लीलाधर सेठ बनाए गए थे। नेक्स्ट आपका सी, उत्तर की रियासत है, स्टेट सी। उत्तर की रियासत में देखिए विंध्य प्रदेश यहाँ पे सम्मिलित किया गया था और भोपाल भी सम्मिलित किया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, भोपाल एक सेपरेट, अपने आप में एक सेपरेट शहर था। ठीक है, सेपरेट रियासत थी, अलग से एक रियासत थी। लेकिन भोपाल जो है उस कैटेगरी में आता था, स्टेट सी के कैटेगरी में। अब आपको यहाँ पे मैं कैटेगरी बताना चाहूँगा। स्टेट ए में उन राज्यों को रखा जाता था, उन रियासतों को रखा जाता था तो जो बहुत बड़ी रियासतें हैं उनको स्टेट ए में रखा जाता था, और जो उसके बाद मीडियम साइज़ की रियासतें उनको स्टेट बी में रखा जाता था, और जो कुछ बड़े राज्य या बड़े शहर जिनको हम बोल सकते हैं उनको स्टेट सी में रखा जाता था। तो उसी के अंतर्गत भोपाल भी यहाँ पे आ जाता था। भोपाल अपने आप में एक अलग से एक शहर था। तो यहाँ पे विंध्य प्रदेश और भोपाल को एक अलग कैटेगरी में सी में रखा गया था, और जिसकी राजधानी थी रीवा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं वापस अपनी मेन पॉइंट पर। तो ये हमारा वर्तमान का मध्य प्रदेश। तो अब हम इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश का उपनाम। तो मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम है। नदियों का मायका। अब देखिए यहाँ पे नदियों का मायका इसको नाम क्यों दिया जाता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अदर स्टेट में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से निकली नर्मदा नदी, वो जाके राजस्थान से होते हुए उधर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में जाने से पहले वो क्या बनाती है। ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती हैं आपको वो याद रखना है, लेकिन ये बनाती है क्या, बनाती है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाते समय। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे अब यहाँ पे आपकी चंबल नदी आई। चंबल नदी यूँ घूमते हुए उत्तर प्रदेश में जाके उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, यमुना नदी भी वहाँ पे आके कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मध्य प्रदेश से निकल के नदियाँ दूसरे स्टेट में चली जाती है। तो इसका मतलब इसी को नदियों का मायका बोला जाता है। देखिए क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है वो अपने घर से निकल के अपने ससुराल जाती है, तो जो उसका घर होता है वो मायका कहलाता है, और जो दूसरी जगह चली जाती है वो उसका ससुराल होता है। तो इसका मतलब कहने का यही है, इसलिए इसका नाम नदियों का मायका रखा गया है। ज़्यादातर नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दूसरे स्टेट में चली जाती हैं, ट्रिब्यूटरी उनका ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं, और फिर उसके बाद वो आगे बहती रहती हैं। उसका देखिए यहाँ पे सोयाबीन की खेती काफ़ी तादाद में मिली जाती है, इसलिए इसको सोया राज्य भी बोला जाता है, और इसको टाइगर स्टेट नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, हालांकि पहले हुआ करते थे इसलिए उसका टाइगर स्टेट था, लेकिन अभी रिसेंटली की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं कर्नाटका में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन इसका नाम टाइगरों का टाइगर स्टेट है क्योंकि वो उस स्थिति के हिसाब से पहले यहाँ पे काफ़ी टाइगर हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपका हृदय प्रदेश, भी इसको बोला जाता है। तो सेंट्रल में अपने देश इंडिया में सेंट्रल में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ महालेखक और कुछ कुछ बड़े लेखकों ने इसको ऊँट के शेप में भी बताया हुआ, आप देख सकते हैं ना। ये देखिए ऊँट का कुबट है, उस हिसाब से भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये ऊँट की इसको उपाधि भी दी जाती है कि ऊँट के शेप में भी इसको कई लोग इसको बोलते हैं अपने लेखकों में लेख में सॉरी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल जिस समय मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी 1956 में, उस समय भोपाल जो है ज़िला नहीं हुआ करता था, वो सीहोर का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले का हिस्सा था भोपाल, लेकिन भोपाल को बनाया गया है 1972 में ज़िला। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल एक ज़िले के रूप में आया था 1972 में, और इसी के साथ उसमें जो है मध्य प्रदेश भोपाल के साथ साथ यहाँ पे राजनंद गांव को भी ज़िला बनाया गया था। मतलब उस समय दो ज़िले बनाए गए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो कौन सा, भोपाल और राजनंद गांव। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया था इस समय, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में, आपको याद रखना है जबलपुर में उच्च न्यायालय है, और इसकी जो खंडपीठ है वो है ग्वालियर और इंदौर में। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे एडिशनल जो करंट की इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, भोपाल में भी एक खंडपीठ पीठ जो है उच्च न्यायालय की प्रस्तावित है, हालांकि ये अभी बनी नहीं है, ये अभी प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है ग्वालियर और इंदौर यहाँ पे उच्च न्यायालय है, यहाँ की खंडपीठ, और जबलपुर में उच्च न्यायालय। तो ये मध्य प्रदेश की इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश
दूसरे नंबर का राज्य है। ठीक है, अब आपकी दिमाग में आता होगा कि नंबर 1 पे कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है स्थिति की क्षेत्रफल की स्थिति में ये दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है, तो ये सिंगरौली को कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बता दूँ, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक राजधानी इंदौर है, आर्थिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। और देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली में कई बड़े बड़े प्लांट है, एनटीपीसी टाइप के पावर प्लांट है, इस तरह के, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है पचमढ़ी मानी जाती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन की जो राजधानी है पचमढ़ी बनाई गई थी। ठीक है, राज्य की भाषा जो है वो है हिंदी। राज्य की भाषा जो है हिंदी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है, जो कि खेड़ा गांव इंदौर। ठीक है, और मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट्स किसको कहा जाता है, पीतमपुर धार। ठीक है, डेट्रॉइट्स जो है पीतमपुर धार, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा इस वजह से इसको पीतमपुर को यहाँ पे डेट्रॉइट्स कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बोलियाँ देखिए किस तरह से हैं, ये कभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे गोंडी बोली जाती है, ये जनजाति भाषा है गोंडी। निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मालवांचल रीजन में मालवी बोली जाती है। बुंदेलखंड रीजन में देखिए बोला जाता है बुंदेलखंडी और बघेली। यहाँ पे ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसकी बोलियाँ हैं। तो आपको बता दें बुंदेलखंड एरिया का कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में भी आता है। देखिए यहाँ से सागर ज़िले से लेके अपना छतरपुर से इंक्लूड होते हुए उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से इंक्लूड होता हुआ बांदा, और ये आपको मैं बता रहा हूँ बांदा और राड वाट वाला एरिया वहाँ से इंक्लूड करते हुए ये पूरा बुंदेलखंड एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ यूपी का कुछ हिस्सा भी आता है, महोबा ज़िला उससे कनेक्टेड है, छतरपुर के लव कुश नगर से कनेक्टेड है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं हमें जाना, लेकिन मैं आपको बता दी जानकारी के लिए। और अभी आगे हम देखते हैं क्या क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। राजकीय पशु देखिए मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, ब्रेडरी एक प्रजाति होती है। ये देखिए इस तरह का उसका पिक्चर है, ये बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है वो दूधराज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडाई फ्लाई कैचर। ये इस तरह का दिखता है, ये देखिए ये पैराडाई फ्लाई कैचर, तो ये राष्ट्रीय पशु है, सॉरी पक्षी है मध्य प्रदेश का। उसका नेक्स्ट है आप दोस्तों देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का पेड़। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के जो ये राष्ट्रीय पशु पक्षी और वृक्ष जो बनाया गया था 1 नवंबर 1981 में जो है इनको बनाया गया था। अब 1 नवंबर 1981 में क्यों बनाया गया, क्योंकि इस दिन जो हुआ था मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1981, तो इसी के अंतर्गत इसी के तत्वावधान में, सॉरी मैं हिंदी इतनी प्योर नहीं बोल पा रहा हूँ, बट इसी के टाइम पर 1981 में जो है ये तीनों चीज़ों को जो है राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका राज्य पुष्प, राजकीय राष्ट्रीय नहीं राजकीय रहेगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं, हमारा राज्य पुष्प रहेगा सफ़ेद लिली। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, सफ़ेद लिली के कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो ये पिक्चर मैं इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि देखिए पिक्चर की वजह से क्या रहता है, आपको जो है ये यहाँ पे नॉर्मल, एक मिनट हम यहाँ पे थोड़ा देखें, ये पिक्चर दिखाने का रीज़न ये है आपका कि ताकि आप अगर पिक्चर देखते हैं तो आपको आसानी से याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका राज्य खेल जो है मध्य प्रदेश का है मलखम्ब। ठीक है, खम्भे पे जो है इसको कर्तव्य कुछ किए जाते हैं, वो मलखम्ब होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको होगी मलखम्ब कैसा होता है। ठीक है, राज्य मछली होती है वो महासीर। तो देखिए महासीर की फ़ोटो कुछ इस तरह से जो मछली दिखती है इसको राजकीय मछली है महासीर, ये आपको याद रखना है। साथ में आप देखते हैं राज्य नृत्य जो है वो राई का नृत्य है। अब राई के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली 100% मैं आपको कह रहा हूँ आपने राई नृत्य कहीं ना कहीं आपने देखा होगा या सुना होगा, ये कंफर्म है। देखिए यहाँ पे जो राई नृत्य होता है, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों एरिया में राई नृत्य जो है फेमस है काफ़ी। ठीक है, तो राई नृत्य मध्य प्रदेश में एक तरह का एक डांस और उसके साथ सिंगिंग की जाती है। ठीक है, राई तो मेन चीज़ है ये सिंगिंग की, नृत्य और सिंगिंग के साथ ये किया जाता है। तो राज की जो नृत्य है वो राई होता है मध्य प्रदेश का, और राज के नाट्य जो होता है वो माच होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। उसका नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पे राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, तो यहाँ पे जो राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र।
5 राज्य यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की सीमा से जो है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की सीमाओं से 5 जिले जुड़ते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ये देखिए मैप में आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से जो है कितने ज़िले जुड़ते हैं ये आपको याद रखना है, यहाँ से 13 ज़िले। उत्तर प्रदेश के जो 13 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के ज़िलों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश के जो 13 ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे सारे ज़िले के नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और MP कांस्टेबल SI के हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपको कि याद रखना उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं, ये हैं 13 ज़िले। और उसका नेक्स्ट मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं 6 ज़िले मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश के 6 ज़िले जो हैं छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े हुए हैं। उसका नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की 9 ज़िले जो हैं, मध्य प्रदेश के 9 ज़िले जो हैं महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ते हैं। और उसके बाद गुजरात से जुड़ने वाले ज़िले हैं 2, मध्य प्रदेश के 2 ज़िले जो हैं गुजरात से जुड़ते हैं। उसका नेक्स्ट राजस्थान से जुड़ने वाले जो ज़िले हैं वो हैं 10, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले जो हैं राजस्थान की सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राज्य में भौगोलिक स्थिति। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो यहाँ से आपको याद रखना है 26 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट इधर से, ठीक है। 21 डिग्री 6 मिनट यहाँ से इसका होगा, और ऊपर से यहाँ पे 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश तक ये इसकी जो है इस स्थिति में रहेगा। अब आपको मैं बता दूँ ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। देखिए मैं उसको अभी आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूँ क्या होता है। देखिए अब पूर्वी देशांतर से कितना 74 डिग्री 9 मिनट है ना, 74 डिग्री 9 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लगाकर 82 डिग्री 48 मिनट, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 74 डिग्री 9 मिनट से लगा के पूर्वी देशांतर से लगा के पश्चिम देशांतर जो रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है 74 डिग्री नॉर्थ पूर्वी देशांतर, और यहाँ पे 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में ये स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ये आपका ग्लोब है, मतलब हमारी धरती है। अब इसकी जो स्थिति पढ़ने के लिए हम यहाँ पे जो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो इसकी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करते हैं उस हिसाब से इसकी स्थिति पढ़ी जाती है, मतलब देशांतर और अक्षांश में इसको डिवाइड किया जाता है, ताकि हम स्थिति किस देश की कहाँ पे कोई स्थिति है, और इसी हिसाब से हम मानसून डिसाइड करते हैं, इसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उसका समय भी डिसाइड करते हैं, इन्हीं के हिसाब से देशांतर और अक्षांश दिशाओं के रेखाओं के हिसाब से। तो देखिए ये अगर आपका ग्लोब है, तो ग्लोब से बीच से जाने वाली लाइन इसको इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। इक्वेटर ये 0 डिग्री में स्थित होती है, ठीक है। अब ऊपरी वाला हिस्सा को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये वाला एरिया जो आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, और इक्वेटर के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ मैं जो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इक्वेटर के जो समतल ऐसी पैरेलल लाइन जो जाएंगी, ये लगभग 90 लाइनें होंगी, ठीक है, 90 डिग्री होंगी। तो इनको हम बोलते हैं डिग्री वाली लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री में 90 लाइनें होती हैं, तो 90 डिग्री में डिवाइडेड होती हैं। ऐसे नीचे होती है 90, ये भी 90 डिग्री में डिवाइड होता है। तो इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और अब हमने यहाँ से अक्षांश रेखा देखी, अब सीधे ऊपर एक पॉइंट रहेगा नॉर्थ पोल और नीचे रहेगा साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक सीधी लाइन जाएगी, ये वाली जो लाइनें जाएंगी ये इस तरह से, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इन रेखाओं की वजह से हम डिसाइड करते हैं कि किस देश की स्थिति क्या है। तो हमारा मध्य प्रदेश पूर्वी हिस्से में है, इस वाली जगह में, जिसको मैंने डार्क कर दिया, इस कहीं यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं। अब हमें उसकी एग्जैक्ट स्थिति कैसे पता चलेगी, इनकी जो है अक्षांश दिशाओं की वजह से, रेखाओं की वजह से, और देशांतर रेखाओं की वजह से। तो वो इसी वजह से यहाँ पे डिसाइड होता है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी वो 180
डिग्री तक रहती हैं और यहाँ से 180 डिग्री तक देशांतर रेखा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो मध्य प्रदेश स्थित करता है वो कुछ इस वाले हिस्से में स्थित करता है, मतलब ये पूर्व का कोई हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी पार्ट है ऊपर का, और दक्षिणी पार्ट है, देखिए ये नॉर्थ उत्तरी पार्ट, ठीक है, नॉर्थर्न रीजन है, ये इतना नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन के पूर्वी हिस्से में यहाँ पे स्थित है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इस जगह से यहाँ तक और नीचे वाले से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, वही चीज़ें हम यहाँ पे बताई गई हैं। तो नीचे वाले इक्वेटर से ये कितना स्थित है, 21 डिग्री 6 मिनट, कौन सी दिशा में, 21 डिग्री 6 मिनट पूर्वी हिस्से में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है उत्तरी दिशा में, ठीक है, सॉरी वो मैं थोड़ा सा बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहीं पे मैप बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हमारा यहाँ मध्य प्रदेश है तो देखिए 21 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी देशांतर में, तो हम इक्वेटर से नापेंगे उत्तरी दिशा में, उत्तरी दिशा में ये कितना 21 डिग्री यहाँ से गया, ठीक है। फिर इसी लाइन से 26 डिग्री तक गया हुआ ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर में, उत्तरी दिशा में ही हम इसको मेज़र कर रहे हैं ना, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, तो ये इस वजह से इसको यहाँ पे मेज़र किया गया। अब हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर में। तो देखिए सूरज यहाँ से उगता है, ये हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया, देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट रीजन है, ये पूरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो ईस्ट रीजन में है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में। तो 74 डिग्री यहाँ से इस जगह से 74 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर की तरफ है, ये पूर्वी की तरफ एरो दिख रहा है ना, पूर्व की तरफ, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, फिर से मैं एक डायग्राम बना दूँगा मध्य प्रदेश का, थोड़ा वो उसमें, तो इस जगह तक आ रहा है, ये 74 डिग्री आ रहा है यहाँ तक, और वो अपना मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ तक जो गया हुआ है वो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ। तो ये इस वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। कई लोगों को, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बिल्कुल, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं पूरा ग्लोब के ज़रिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, कैसे क्या होता है, कितनी लाइनें होती हैं, कैसे टाइम जोन को मेज़र किया जाता है, और क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे लाइन में डिवाइडेड है, कितना डिस्टेंस होता है, जैसे 111 किलोमीटर के बीच में इनकी बीच में डिस्टेंस होता है रेखाओं के बीच। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हम इसका क्षेत्र, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं। हमारा यहाँ पे कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, 308.250 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 308,250 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ का इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ विवाद के कारण अमरकंटक की जो किरार घाटी है उसके विवाद के कारण जो मध्य प्रदेश का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है 308,245, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, आप यहाँ से पॉइंट हटा दें, ये रहेगा 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अमरकंटक घाटी के कारण, यहाँ पे विवाद के कारण इसका थोड़ा सा यहाँ पे एरिया कहेंगे किसी किसी बुक में कम मेजर नापा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको याद रखना है ये 308,252 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना। भौगोलिक सीमा देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसके उत्तर है, देखिए उत्तर दिशा में इसके उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भौगोलिक सीमा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दक्षिण में महाराष्ट्र है, नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र है, और इसके पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ है, ये आपको याद रखना। और इसके पश्चिम दिशा में गुजरात और राजस्थान है, ये आपको इसकी भौगोलिक स्थिति है, ये इतना याद रखना। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके निम्न में से कौन इसके पूर्व दिशा में नहीं है, तो फिर वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो दिए होंगे, राजस्थान गुजरात भी दे दिया जाएगा, महाराष्ट्र भी दे दिया जाएगा, और फिर उसके साथ जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको निम्न में से कोई नहीं, फिर आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस तरह से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने बताया इसको। प्रदेश की लंबाई कितनी है, देखिए अब ये मेन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रदेश की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ जो लंबाई है वो कितनी है, 605 किलोमीटर, ठीक है, 605 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक, मतलब ऊपर जो कुबड़ वाला हिस्से से लेके नीचे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो इसका एरिया है वहाँ तक आपकी कितनी है, 605 किलोमीटर। और यहाँ से फिर पूरब से पश्चिम तक की जो सीमा है उसकी जो लेंथ है वो है 870 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए कांस्टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीटें यहाँ पे 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है एससी कैटेगरी के लिए वो 35 यहाँ पे रिजर्व सीटें हैं। किसकी? विधानसभा सीटें आपको याद रखना है। विधानसभा, विधानसभा क्या होता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। एक होता है आपका लोकसभा, मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है आपका विधानसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है जिसके ज़रिए लोकसभा के चुनाव के जरिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है वो एक चुनाव, और उसके ज़रिए प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा, इसको बोला जाता है निम्न सदन, ये भी याद रखना उसको। फिर होता है आपका राज्यसभा, जिसमें चुनाव के जरिए नहीं होता, ये चुने जाते हैं। ये इंटरनल जो इनकी वोटिंग होती है उसके थ्रू राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, और इनको बोला जाता है सांसद, ठीक है, सांसद। और ये जो है इसको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। कोई भी बिल सबसे पहले पारित होता है लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा उसको पारित करता है, फिर उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गई सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका विधानसभा, तो ये होती है स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल की ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री यहाँ से चुने जाते हैं विधानसभा से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विधानसभा। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वो 230 होते हैं, और यहाँ के जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है विधायक, ठीक है, विधायक कहा जाता है इनको। अब कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद भी बनाई गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिसमें विधायक नहीं होते उनको बोलते हैं हम MLC, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये विधानसभा है। तो विधानसभा भी होती है किसी की, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो विधान परिषद से योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो विधान परिषद के मेंबर है, विधानसभा के मेंबर नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना। हालांकि मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा वाला सिस्टम चलता है, जिसके मेंबर होते हैं विधायक, ठीक है, विधायक जो होते हैं, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 230। यहाँ पे विधानसभा SC के लिए जो सीटें हैं रिजर्व वो 35 हैं, और ST के लिए 47 हैं, ठीक है। यहाँ पे ST कैटेगरी या शेड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा होने के कारण इसलिए उनको ज़्यादा रिजर्व यहाँ पे सीट दी गई है। अब बारी आती है देखिए लोकसभा। मैंने आपको बताया था लोकसभा की 29 सीटें हैं जो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। लोकसभा की जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद, ठीक है। तो ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ये 29 मध्य प्रदेश से सेलेक्ट होकर जाते हैं, जो कि SC के लिए रिजर्व है 4 और ST के लिए रिजर्व है 6, ठीक है। 6 लोकसभा सीटें जो है ST कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें। अब देखिए राज्यसभा मैंने आपको तीनों चीज़ें डिफाइन कर दी थी। राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 मेंबर को मनोनीत करता है अपनी तरफ से। ये 12, ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ, ये 12 जो मेंबर होते हैं वो किसी खेल से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी राजनीति से या फिल्म जगत से या किसी कला जगत से रिलेटेड 12 मेंबर जो है राष्ट्रपति अपनी तरफ से अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये जो है राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 11 हैं, और यहाँ पे जो संभाग हैं वो 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ, अभी सागर संभाग के अंदर एक नया जिला जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं निमाड़ी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो है जिलों की संख्या है वो है 52। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 51 पहले थी, 2018 में एक नया जिला बना गया है निमाड़ी, जिसके बाद ये 52 जिले मध्य प्रदेश में हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को नए जिले बनाए गए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये किस जिले के हिस्से थे? सीहोर जिले की तहसीलें थी, कौन सी? राजनांदगांव और भोपाल, ठीक है। ये 1972 में बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत 25 मई 1998 में 4 वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए जिले बनाए गए थे, जो कि बड़वानी है, शिवपुरी है, कटनी है और डिंडोरी है। ये 4 नए जिले बनाए गए थे किसमें? 1985 में। सिर्फ आपको याद रखना 4 जिले 1985, 2 जिले 1972 में, लेकिन आपको याद रखना भोपाल और राजनांदगांव। और थोड़ा सा अच्छे से याद रखोगे तो ये चारों जिले के नाम याद रखना 1985 में। उसके बाद 1998 में 10 जून को जो है उमरिया, हरदा और नीमच ये ज़िले बनाए गए थे, ठीक है, वर्तमान में जो भी उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे उस समय जो है 6 ज़िले बनाए गए थे 1998 में, जिसमें से 3 ज़िले जो है छत्तीसगढ़ में सिंहदेव के अनुशंसा में 6 ज़िले बने, ठीक है, जो कि 3 जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में रह गए, उमरिया और हरदा और नीमच, बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए 3 ज़िले।
15 अगस्त 2003 को 3 नए ज़िले बनाए गए थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट देखिए, 2008 में झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर ज़िला बनाया गया था, 2008 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 2008 में एक और ज़िला बनाया गया था, सीधी से अलग करके बनाया गया था सिंगरौली ज़िला। ठीक है, जिसको हम ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं सिंगरौली को, ये भी याद रखना है। 15 अगस्त 2013 को बनाया गया था आगर मालवा से अलग करके 51वां ज़िला, जो कि शाजापुर ज़िला था। ठीक है, शाजापुर ज़िले से पृथक करके बनाया गया था आगर मालवा ज़िला बनाया गया था शाजापुर ज़िले से अलग करके। 51वां ज़िला, ज़्यादातर बुकों में अभी तक 51 ज़िला गया है, अब उसको करेक्ट कर लें, 51 की जगह 52 ज़िले कर लें टोटल। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है, 52वां ज़िला जो है आपका निवाड़ी। 52वां ज़िला निवाड़ी बनाया गया था, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। 52वां ज़िला मध्य प्रदेश का निवाड़ी, ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और इसमें 3 तहसीलें आती हैं। एक आती है आपकी निवाड़ी, दूसरी पृथ्वीपुर और तीसरी आपकी आती है यहाँ पे जो है निवाड़ी खुद आ रहेगा, पृथ्वीपुर हो गया, तीसरी है आपकी ओरछा। ठीक है, यहाँ पे 3 तहसील आती हैं, ओरछा याद रखना है आपको, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, ये 3 तहसील आती हैं और इसी के कारण ये सबसे छोटा ज़िला बन जाता है मध्य प्रदेश में। इससे पहले दतिया हुआ करता था, लेकिन ये मध्य प्रदेश में सबसे छोटा ज़िला इस समय हो गया निवाड़ी। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम मध्य प्रदेश की जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश की नदियाँ, खनिज पदार्थ, जो भी जितना मध्य प्रदेश का सारी चीज़ें हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल और एसआई के लेवल पे हम सारी चीज़ें करेंगे। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करके निकाल रहा हूँ। उस बेसिस पे हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर बना रहे हैं और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की जा रही हैं। तो बिल्कुल इससे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।